नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले बताया था कि महाकुंभ 2025 एक तो कहाँ चल रहा है, प्रयागराज में, और एक महाकुंभ कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ वाला महाकुंभ जो है वो आपकी सीधी सीधी परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास है 5000 प्लस जो एमसीक्यूज हैं वो मिल रहे हैं। सुबह शाम ये जो क्लासें हैं वो चल रही हैं। ये जो क्लास है आज की हम इस पर जो चर्चा करने वाले हैं वो यूनिट 10 की पहली वाली क्लास है। जो हमारा प्री है उसमें लगभग में जो 10 क्लासें हैं उनमें से जो 10वीं क्लास है मध्य प्रदेश में जनजातियां, जो कि 2024 में जोड़ा गया है, उसी से संबंधित जो उसकी पहली वाली क्लास है वो यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों इसको चालू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और हाँ, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि लगभग में प्रत्येक यूनिट की जो क्लासें हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं। इनमें 500 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ये 500 आप ये मान के चलना 1000-1500 के बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रश्न को कराते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं, साथ ही साथ में उनमें से यदि 3 ऑप्शन नहीं है तो यदि वो परीक्षा से संबंधित है तो उन पर भी चर्चा की जाती है। इस प्रकार से एक प्रश्न जो है वो आपके 6 से 7 प्रश्नों के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम चालू करते हैं। फिर से एक बार देख लें, यूनिट 10 में जो हमारी पहली क्लास है उसी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक बार सिलेबस की नजर डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीरीज में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो कहां से उठाएंगे, है ना। तो शुरुआत में देखिए, मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी है मुख्यतः यूनिट 10। अब इस यूनिट 10 में जो हमारी पहली क्लास है वो होगी पहले वाले टॉपिक्स, यानी कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है। आज के जो प्रश्न होंगे बहुत ज्यादा सरल होंगे दोस्तों, धीरे धीरे हम इनके लेवल को बढ़ाएंगे। आप विश्वास मानिएगा, जब 500 प्रश्न पूरे होंगे, इनकी जो पूरी क्लासें होंगी, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को लगभग में यदि देखा जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। तो 500 प्लस क्वेश्चनों में धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। शुरुआत में एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन होंगे ताकि आप उस बेस को समझ पाओ, क्योंकि ये क्लासें मुख्यतः सभी के लिए है, यानी कि जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी है और जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो ये है ही, क्योंकि एमसीक्यूज उनको मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम उनका जो देखना है कि भैया इसका ये आंसर है तो ठीक है, और अगर आंसर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, फिर बाकी जो 3 है उनका क्या आंसर होगा, उनसे कैसे प्रश्न बन पाएंगे, है ना। तो मुख्यतः इसी आधार पर ये क्लास है। तो आपने देख लिया यूनिट 10 में जो पहला हमारा टॉपिक है, यानी कि जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उसी से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं और फिर इसके बाद की हमारी जो क्लासें होंगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आ जाएंगे। फिर अगली वाली जो क्लास होगी उसमें पूरी जनजाति आ जाएंगी, जैसे कोल है, बैगा है, गोंड है, कोरकू है, सहरिया है, बहारिया है, सौर है, प्रधान है, ये पूरी जनजाति आ जाएंगी। पूरी जनजातियों से संबंधित कौन के मुख्यतः विवाह है, क्या है, इस तरीके से। क्लियर है। चलिए आज की जो क्लास है इसका जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है। धार और खरगोन में पाई जाती है क्या? तो यदि मैं धार और खरगोन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर तो मुख्यतः कौन सी जनजाति है? धार और खरगोन में, धार और खरगोन में यदि हम मुख्यतः देख लें तो यहाँ की जो जनजाति है वो है भील। क्या है? भील। तो यहां तो पाई जाती है भैया भील, ठीक है। क्या मंडला और डिंडोरी है? हो सकता है। फिर इसके बाद में अनूपपुर और उमरिया क्या यहाँ पर है? या फिर इसके बाद में शिवपुरी और शिवपुर। तो लास्ट वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। दूसरी बात, जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत इसी वाले क्षेत्र में शिवपुरी और शिवपुर में। तो यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पे सहरिया है। अब इसमें 2 बचते हैं, मंडला और डिंडोरी, फिर है अनूपपुर और उमरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? मंडला और डिंडोरी। आप लोग ये जो क्लास है इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक मैप बनाऊंगा। उस मैप में पूरी जनजातियां आपको मिल जाएंगी कि कौन सी जनजाति कहां पर है, साथ ही साथ कौन सी जनजाति किस क्रम में है, ये भी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। और वो कुछ ट्रिक के माध्यम से होगा, जिस ट्रिक से आप लोग उसको याद कर पाओ, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा तो किताबों में आपको मिल ही जाएगा, तो फिर यहाँ क्या विशेष मिलेगा, वो ट्रिक मिलेगी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े कुछ प्रश्नों को देख लें, फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगा। मैं विशेषज्ञता के लिए मशहूर, विशेषज्ञता के लिए इनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन जीवित क्षेत्रों में पाई जाती है, किस क्षेत्र के वन्य जीव क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकतर हम देखें तो जनजातियों में कुछ को छोड़ दिया जाए तो वो आज भी मुख्य धारा से कटी हुई है ना। वो समाज में रहना पसंद ही नहीं करती, वो समाज से अलग, उनका अपना अलग समाज होगा, अपने समाज में रहेंगे वो, पर वो जो मेन समाज है उसमें आने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, यानी कि कटे कटे से रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृतियां हैं,
है ना, उनका अपना अलग रहन सहन है, उनके पर्व उत्सव सब उनके अपने अलग अलग हैं। तो वो अधिकतम कहाँ पर है, जैसे जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी के किनारे हैं, ऐसी जगह पर रहा करती हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न है कि विशेषज्ञता के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन जीव क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो भैया निमाड़ में, सतपुड़ा में, महाकौशल में या बुंदेलखंड में। तो बात आ रही है भारिया की। याद रखिएगा, भारिया और बैगा ये दोनों जनजाति देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले जिलों में है, पर बैगा जनजाति जो है वो मुख्यतः दक्षिण और कहां पर है, दक्षिण के बाद में जैसे ही हम पूर्व की तरफ आते हैं इस ओर इनका संकेंद्रण ज्यादा है, जबकि भारिया का एकदम दक्षिण तरफ है। जैसे कि अगर हम दक्षिण में आए तो जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, निमाड़ है क्या? बिल्कुल नहीं है। सतपुड़ा है, सतपुड़ा एकदम नीचे की ओर आ जाता है। महाकौशल है, हो सकता है। बुंदेलखंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाकौशल। अब यहीं पे यदि बैगा आ जाता तो फिर इनका क्षेत्र क्या हो जाता? सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो जाता कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है भैया? मध्य प्रदेश का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां भिलाला जनजाति निवास करती है? भील और भिलाला आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे। भिलाला अपने आप को राजपूत भी कहते हैं। तो ये जनजाति मुख्यतः कहां पर है? ऑप्शन है चंबल। चंबल क्षेत्र में तो हमने देख लिया भैया, एक ही है, सहरिया जनजाति है ना। मालवा हो सकता है, नर्मदा भी हो सकता है और सतपुड़ा भी हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो मुख्यतः है मालवा। मालवा प्लस यदि निमाड़ होता तो वो भी है। मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में भील और भिलाला सर्वाधिक हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? निमाड़ भी यदि यहां होता तो वो भी इसका आंसर था। क्लियर? तो मालवा और निमाड़ वाला जो क्षेत्र है वो मुख्यतः भील और भिलाला का है। नर्मदा वाले क्षेत्र में कौन से हैं? यहाँ पर गोंड सबसे ज्यादा है। कौन है? गोंड। गोंड जनजाति के लोग हैं। क्लियर है? सतपुड़ा वाले क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में अधिकतम कौन है? तो यहाँ बैगा हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। गोंड और बैगा लगभग में एक ही जगह पर रहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, पूरे मध्य प्रदेश में जनजाति लगभग थोड़ी बहुत हर कहीं पाई जाती है। ये जो हम आंकड़े लेते हैं, जब हम कहते हैं कि ये किस स्थान पर पाए जा रहे हैं, तो मुख्यतः इस वजह से है कि भैया यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है। पाई तो हर कहीं जा रही है और कहीं कहीं पर इतनी पाई जा रही है कि उनको जनसंख्या में भी नहीं लिया जाता है ना। तो पाई तो पूरी जगह जैसे गोंड है, गोंड मध्य प्रदेश में लगभग में सभी जगह पर पाए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो संकेंद्रण है वो मुख्यतः नर्मदा नदी की जो घाटी है वहां पर है। तो अब नर्मदा नदी जहां जहां से जाएगी वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं, और ज्यादा मात्रा में यदि हम देखेंगे तो जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। जनसंख्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत के मामले में नहीं पूछ रहे हैं, समझना इसको। तो धार, डिंडोरी, बड़वानी या मंडला। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार। धार में हम देखते हैं कि लगभग में सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि कहां है तो वो कहां पर है? धार में है। 12 लाख के आसपास में है। क्लियर? कितने हैं? 12 लाख के आसपास में सर्वाधिक है धार में। प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर आगे आएगा। अभी उससे संबंधित प्रश्न भी आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है? जनजातियों की जनसंख्या वो भी निम्न, यानी कम जनजाति संख्या। रायसेन, झाबुआ, भिंड या कोई नहीं। तो सबसे कम कहां पे है? हम पढ़ते भी हैं आंकड़ों में। सबसे कम जो है वो कहां पर है? तो भिंड में है। कितनी? भिंड में। लगभग में 6000 के आसपास है। कितने हैं? 6000 के आसपास। देखिए, जब भी आंकड़ों को याद करें तो लगभग में ही याद करें। आप अगर सोचेंगे कि मैं पूरी की पूरी संख्या याद कर लूं तो ऐसे इतने सारे आंकड़े हैं कि कितनों को याद रखेंगे आप, है ना। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? भील, बैगा, गोंड या भारिया। सबसे कम किसमें पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है ना। आप लोग मन में सोचोगे यार सबसे कम तो अगर देखा जाए तो कंवार है या भिंजवार है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। तो इनमें से सबसे कम कौन सी है? तो देख लेते हैं। भील है, बैगा है, गोंड है, भारिया है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी जनजाति कितनी कैसी क्या है। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? भील। भील के बाद आते हैं गोंड, फिर आते हैं कोल, फिर कौन आएंगे? कोरकू, फिर कौन आएंगे? सहरिया। भील हो गए, गोंड हो गए, कोल हो गए, कोरकू हो गए, सहरिया हो गए। फिर कौन है? बैगा। और फिर कौन है? भारिया। फिर कौन है? सौर। आपको लगभग में शुरुआत के 10 तो याद ही रहने चाहिए। तो भैया सबसे पहले है भील, लगभग 59 लाख के आसपास है। प्रतिशत में देखें तो 39%। फिर है गोंड 50 लाख के आसपास, लगभग 33%। फिर इसके बाद में कोल 11 लाख है।
इनमें अगर प्रतिशत की हम बात करेंगे तो लगभग में इनका जो प्रतिशत आता है 7% के आसपास आ जाता है। कोरकू और सहरिया लगभग प्रतिशत के मामले में 4% के आसपास में है, और दोनों की जो संख्या है वो लगभग में अगर देखी जाए तो एक 7 लाख पे है और एक 6 लाख पे है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं बैगा, तो बैगा को यदि हम देखें तो बैगा लगभग में 4 लाख के आसपास में, और प्रतिशत के मामले में आ जाते हैं 2.71% है ना, इसके आसपास में है। तो इतने आंकड़े आप लोगों को याद होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा है, बैगा। अब जी ये जो बैगा है ये सबसे कम है कि नहीं है, भील पहले नंबर पे, गोंड दूसरे नंबर पे। भारिया की यदि हम बात करेंगे तो भारिया कौन सी हो गई, बैगा के बाद हो गई। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भारिया। क्लियर है। मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है, तो इन चारों में कौन सी हो जाएगी, भारिया हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे चले, आगे का देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय सर्वाधिक प्रतिशत है। अब भैया प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर, बड़वानी कोई नहीं है, झाबुआ। देखिए झाबुआ और अलीराजपुर दोनों पास पास में आ चुके हैं ना, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको अलीराजपुर। लगभग 89%, कितनी 89%, यानी कि अलीराजपुर में जितनी भी जनसंख्या रह रही है उसमें से 89% व्यक्ति कैसे हैं, एसटी के हैं, जनजाति संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। मध्य प्रदेश की नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं, तभी आप कर पाओगे। तो भैया जौनसारी, कोरकू, गोंड या भील। तो भैया कोरकू, गोंड, भील अभी अपन ने देखा ना, तो भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर, जौनसारी। देखिए मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो फिलहाल में अभी इस समय पे टोटल 43 जनजातियां हैं। कितनी है, 43। ये पहले कितनी थी, ये थी 46। फिर होता क्या है कि जनवरी या 8 जनवरी 2003 को, कब, 8 जनवरी 2003 को, 8 जनवरी 2003 को ये जो जनजाति हैं इनमें से 3 कम हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने जनजाति के जो मापदंड होते हैं उनको पूरा नहीं किया। क्योंकि जनजाति होने के लिए कुछ मापदंड हैं, उनका अपना क्षेत्र हो, वो मुख्य धारा से अलग हटे हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषता हो, पुरानी कृषि की पद्धति को अपनाते हो। तो इस प्रकार से कुछ मापदंड हैं। जो जनजाति इन मापदंडों से ऊपर निकल जाती हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो 3 जनजाति थी, कौन कौन सी, एक थी कीर, एक थी पनिका, एक है कीर, एक है मीणा और एक थी पारधी। पारधी, ठीक है ना। ये 3 जनजाति हैं, याद रखना आता है ये प्रश्न, कीर, मीणा, पारधी। इन तीनों को जनजाति से मध्य प्रदेश में हटा दिया गया है। और अब इनमें से अगर देखा जाए तो ये जो मीणा है ये अभी भी राजस्थान में जनजाति के रूप में ही है। ठीक है, राजस्थान में क्या जनजाति के रूप में, मध्य प्रदेश से अब हटा दिया गया है। ये प्रश्न आता है इसलिए बता दिया। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है। सिर्फ जनसंख्या पूछ रहा है, प्रतिशत के मामले में नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रश्न 2 प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर वो सिर्फ अकेले जनसंख्या के मामले में पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जनजातीय जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सा है, प्रथम है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत संकेंद्रण है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत संकेंद्रण है, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी या छिंदवाड़ा। अब इनमें से देखना है कि भैया सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर संकेंद्रण है, निम्न में से किस जिले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसका आंसर हो जाएगा बड़वानी। ठीक है ना, चूंकि अलीराजपुर यहाँ पे है नहीं तो फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बड़वानी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, गोंड, मीणा, भील या बैगा। तो भैया गोंड है या मीणा है, भील है या बैगा है। आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे भारत में यदि आए, ये मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, पूरे भारत की यदि बात आ जाएगी तो फिर क्या लगाओगे, गोंड। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो गोंड जो जनजाति है वो सर्वाधिक मात्रा में है। एक प्रकार से और प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से होगा कि सबसे ज्यादा समूह के रूप में पाई जाने वाली जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा समूह के रूप में, समूह के रूप में
समूह के रूप में पाई जाने वाली, तब फिर आप क्या लगाएंगे, गोंड। तो गोंड के बारे में दो बातें हो गई, भारत की सबसे बड़ी है, मध्य प्रदेश में समूह के रूप में सबसे बड़ी है। और भील जनजाति का क्या था, भील जनजाति मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है, आधुनिक जनजाति, आधुनिक जनजाति का मतलब क्या है, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति से मेरा मतलब है, या इस प्रश्न का जो मतलब है वो है कि जनजातियों को यदि हम देखें तो कुछ जनजातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनजाति, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि समाज की मुख्य धारा से कटे कटे रहेंगे, दूर रहते हैं। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक कौन है। आधुनिक का मतलब है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने वो सभी काम अपना लिए हैं जो भारतीय समाज में हिंदू लोग करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय समाज हिंदू समाज है, तो जैसा हिंदू लोग कर रहे हैं वैसा ही वो लोग भी कर रहे हैं। इनमें से इस आधार पर देखा जाए तो कौन सी जनजाति आधुनिक है, तो ये प्रश्न है। प्रश्न उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न को समझना ही हमारे उत्तर का हल होता है। हम प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने उसका जो उत्तर है वो 70% जान लिया है, बाकी 20 से 30% आपकी अपने मन की मेहनत है। तो पहले प्रश्न को जान लेना ज्यादा जरूरी है। कोल, भील, संथाल या गोंड, तो सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो ये है कोल। देखिए कोल जनजाति है, जब आप कोल जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के जो काम हैं वो अब कौन अपना चुके हैं, कोल अपना चुके हैं। यानी कि कोलों में जैसा काम हो रहा है वैसा ही हम लगभग हिंदुओं में देखते हैं। वो उनकी जो बस्ती है वो बाहर भी नहीं होती, वो रहते भी उसी गांव में है। हाँ, ये मान सकते हैं कि उस गांव में हल्का सा थोड़ा अलग रह रहे हों, लेकिन अधिकतम देखा जाए तो सब लोग साथ में ही रहने लगे हुए हैं। जिस प्रकार हिंदुओं में विवाह हो रहे हैं उसी तरीके से कोलों में विवाह हो रहे हैं। तो ये जो कोल जनजाति, इसको आधुनिक जनजाति माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, देखिए, मुंडा, उराव, संथाल, हो, बैगा, सहरिया, गोंड, कोल, माड़िया, भील, गोंड, संथाल, संथाल, सहरिया, उराव। अब यहाँ पे हमको समझना है, हालांकि जिसने पढ़ रखा होगा वही कर पाएगा, इसको नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। सोचेंगे सभी जनजाति लग रही हैं, कोई सा भी लगा आओगे, है ना। तो देखिए पहले हमें देखना है मुंडा, उराव, संथाल, हो। यहाँ पे जो ये हो जनजाति है और ये संथाल जनजाति है, इसमें से ये जो संथाल है ये हमें देखने को नहीं मिलती। कौन सी, संथाल। ठीक है, हो भी है पर बहुत कम मात्रा में, संथाल बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, जब हमने देख लिया कि चारों बातें आ गई तो इसी को सही कर दो। ये एक नियम है कि जब हमें मालूम पड़ जाए कि उत्तर यही है तो फिर हमें उस उत्तर को टिक कर देना है और बाद के ऑप्शन देखने ही नहीं, क्योंकि बाद के ऑप्शन देखने का मतलब ये है कि अब दिमाग कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होगा तो गलत करके आएगा। क्योंकि यदि इसके बाद आपने नीचे वाला देखा, माड़िया, भील, गोंड, संथाल, तो मान लो संथाल के चक्कर में आप सोच लोगे कि यार ठीक है भैया संथाल है, तो आप रुक जाओगे। मान लो आपको संथाल के बारे में नहीं मालूम है तो फिर आप सोचोगे नहीं यार संथाल भी है, शायद संथाल भी है, और शायद यदि मन में आ गया तो फिर गलत कराओगे, तो फिर ये भी गलत है। और संथाल, सहरिया, उराव, सहरिया भी है, उराव भी है, संथाल, तो ये भी गलत हो गया संथाल की वजह से। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बैगा भी है, सहरिया भी है, गोंड भी है और कोल भी है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। अब है भैया कितने प्रतिशत आदिवासी 100 में से हैं जो नगरों में निवास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक आंकड़ा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि आदिवासी जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे सभी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जानकारी के तौर पे, तो वो भी अपना कर पा रहे हैं कि नहीं, अपना लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं। चूंकि नगरों में रहेंगे तो अपने आप जागरूक रहेंगे, इस वजह से। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं, 8.6, 6.8, 7.8 या 8.9। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, 6.8। ठीक है ना, इतने व्यक्ति हैं जो अभी भी नगरों में निवास कर रहे हैं। सोचिए आप 100 में से सिर्फ 6 व्यक्ति हैं जो नगरों में निवास करते हैं, बाकी वो उनके जो घर होंगे वो कहाँ पे होंगे, या तो गांव में होंगे या गांव से भी दूर होंगे, अलग टोले होंगे उनके, अलग मोहल्ले होंगे उनके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया, बैगा, भारिया, ये तो बिल्कुल ही समाज से कटी हुई हैं, है ना। जैसे सहरिया जनजाति बहुत ज्यादा संकोची स्वभाव होता है इनका, तो ये तो बिल्कुल से ही अलग होते हैं। इतना ज्यादा इनका संकोची स्वभाव होता है कि इनको बंधुआ मजदूर भी बना लिया जाता है। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, फिर भी हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ मात्र अकेले खाने पे, मात्र अकेले उनको खाना दे दिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात वो सीधे भी बहुत ज्यादा हैं। तो सहरिया जन, तो ये सब चीजें इसीलिए हैं ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, संथाल, माड़िया, तुशाई या अनगामी। देखिए मध्य प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है,
संथाल है, माड़िया है, तुसाई है, अनगामी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माड़िया, है ना। एक आबुज माड़िया करके आपने नाम सुन रखा होगा, आएंगे अपन उस पर चर्चा करेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो ज्यादा गहरा हो जाएगा। शुरुआत की क्लास है, फिर धीरे धीरे जब अपन और आगे बढ़ेंगे तो फिर उन सबको खोलेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर क्या है? माड़िया। आगे चले, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या एसटी एससी का कुल प्रतिशत कितना है? दोनों का पूछा गया है, एससी का भी और एसटी का भी, इन दोनों का मिला के प्रतिशत कितना है? तो 26.46, 36.71 या 36.35 या 35.46, ये आंकड़ा ये आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 36.71%, ठीक है ना, 36.71%। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? 46, 43, 48 या 49? तो हमें याद रखना है भैया 43। अभी मैंने इसकी व्याख्या कर दी है, यदि आप लोग अभी जुड़े हो तो जाके पीछे देख लेना उस वाले प्रश्न को कि 43 पहले थी 46, ये पहले थी 46, है ना। 2003 है उसमें इनको बदल दिया गया और 2003 में बदल के फिर ये हो गई 43। 3 जनजाति कौन कौन सी? कीर, मीणा और पारधी, ये जो जनजाति है इनको हटा दिया गया और अब ये अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं है। तो फिर कितनी बची? 43 बची। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 6.8%, ठीक है ना। इतने जो व्यक्ति हैं वो मध्य प्रदेश में नगरों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों, इस वजह से क्योंकि यदि हमने मैप के माध्यम से नहीं समझा है तो ये प्रश्न आपका सही होगा ही नहीं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो दक्षिण के यानी कि जो मध्य प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र है, पूरब को भी जोड़ लो, पश्चिम को भी जोड़ लो, दक्षिण को भी जोड़ लो, यहीं पर 21 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या है, ऊपर के जिलों में नहीं है। अब इन्होंने क्या पूछा कि मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो यदि हमें भौगोलिक रूप से ये मालूम है कि कौन से जिले ऊपर हैं यानी कि उत्तर में है और कौन से दक्षिण में है, तो हम निश्चित तौर पर इस प्रश्न को हल कर लेंगे कि नहीं। तो अब देखिए, जैसे दतिया, मुरैना, भिंड, 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो ये दतिया, मुरैना, भिंड, ये तीनों के तीनों कहां पे हैं? उत्तर में है, हो सकता है इसका आंसर हो। फिर है भिंड, दतिया, धार, भिंड भी दिया, दतिया भी दिया, लेकिन धार दे दिया, धार में भील और भिलाला सबसे ज्यादा है। फिर दिया मुरैना, भिंड, भोपाल, भोपाल में भी है पारधी जनजाति सबसे ज्यादा, उराव जनजाति है। फिर है मंदसौर, मुरैना और दतिया, तो यहाँ पे उन्होंने मुरैना दतिया तो दे दिया पर मंदसौर दे दिया, तो मंदसौर में भी है जनजाति। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, दतिया, मुरैना और भिंड। ऐसे प्रश्नों में आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी, इसमें हमें समझना पड़ेगा भौगोलिक जो इसकी जानकारी है वो अपन देखेंगे लास्ट में, एक बार मैं बनाऊंगा पूरा नक्शा, उसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो शिक्षा का स्तर है काफी अच्छा है। लेकिन वहीं हम जब लिंगानुपात की बात करते हैं तो वही जो शिक्षित जिले हैं, वही जो शिक्षित क्षेत्र है, लिंगानुपात के मामले में डाउन हो जाता है। क्यों? इतनी शिक्षा के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि भैया लिंगानुपात इतना कम है। तो ये एक छोटी सी सोच है दोस्तों, है ना, आदमी की छोटी सोच है, जहां पर लड़की के जन्म को सही नहीं माना जाता। खासतौर पर यदि आप चंबल वाले क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे लड़का ने जन्म लिया या पुत्र ने जन्म लिया तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन यदि लड़की जन्म ले लेती है तो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती। एक तरीके से देखा जाए तो लड़की के जन्म को हतोत्साहित कर दिया जाता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी क्षेत्र हैं। लेकिन हम आदिवासियों में देखते हैं, हम अपने आदिवासी भाइयों में ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की है, लड़की के जन्म की निंदा नहीं की जाती और लड़की के जन्म को एक तरीके से देवी की तरह माना जाता है। तभी तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ये बात मैं इसीलिए यहाँ पर कह रहा हूँ। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो कहां पर है? बालाघाट में। आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 1050 लड़कियां हैं किस पे? 1000 लड़कों पे, यानी लड़कियां ज्यादा हैं। वहीं हम देखें तो चंबल क्षेत्र में भिंड, मुरैना और ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र, यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है ना। तो यहाँ पर कितना है? 1050 कितने पे? 1000 पे। ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो बालाघाट में है। आदिवासी लोग भले पढ़े लिखे नहीं है पर व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना, व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है, तभी तो लड़कियों की देवी बना के पूजा हो रही है। यहाँ पे देवी की तरह माना जाता है उनके लिए। चलिए
अब इनका देख लेते हैं वैसे लिंगानुपात कितना है, तो 984 1000 पे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 984 व्यक्ति हैं कितने पे, 1000 व्यक्ति पे, तो ये इनका लिंगानुपात है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहे हैं, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी, तो प्रतिशत के मामले में कौन है, अलीराजपुर, क्लियर है, प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर सबसे ज्यादा है। आगे चलें, इसकी अपन व्याख्या कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गौंड जनजाति बसी हुई है, मालवा, बिल्कुल नहीं है, मालवा वाले क्षेत्रों में देखेंगे गौंड हैं, देखिए गौंड तो लगभग में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है, पर ये अधिकतम रूप से पूछ रहे हैं, तो ये भी प्रश्न ऐसा ही है, हमारी समझदारी तो ही सही होगा। मालवा में देखा जाए तो क्या है, भील और भिलाला है, भील और भिलाला है। बिंद वाले क्षेत्र में देखें तो यहां पर गौंड पाए जाते हैं। बुंदेलखंड वाले में यदि हम देखें तो कौन सी है, सौर है, साउर है, प्रधान है ना, जैसे सौर है ये जनजाति है, साउर है, साउर, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने खैरवार, खैरवार भी यहां पर है, ठीक है। जबकि निमाड़ वाले क्षेत्र में फिर वही है भील भिलाला, भील और भिलाला, कुछ मात्रा में यहां कोरकू भी है, पर कम मात्रा में है, कोरकू है, कोरकू मुख्यतः कहां पर है, बैतूल वाले क्षेत्र में है, क्लियर है, ये आया समझ में। आगे चलें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिंद, बी वाला, ठीक है, बिंद क्षेत्र में है, मुख्यतः नर्मदा के दोनों किनारों पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा, बुंदेलखंड, बिंद या सतपुड़ा, तो ये कहां पाई जाती है, मालवा में, बुंदेलखंड में, बिंद में या सतपुड़ा में, तो भील मुख्यतः पाई जाएगी कहां पे, मालवा वाले क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बुंदेलखंड में अभी अपन ने देख लिया, सौर है, साउर है, खैरवार है, बिंद वाले क्षेत्र में मुख्यतः गौंड है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र यदि हम बात करेंगे तो बैगा मुख्यतः आ जाते हैं, गौंड भी है, बैगा भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलें, बैगा जनजाति जिसे उसके विशिष्ट सांस्कृतिक कर्मों के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है, सतपुड़ा है, बिंद है, महाकौशल है या निमाड़ है, ये निमाड़ है याद रखिएगा, या निमाड़ है, तो कहां पर है, सतपुड़ा में है, बिंद में है, महाकौशल, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में बैगा मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से बैगा गौंडों को अपना भाई ही मानते हैं, है ना, इनके दोनों के जो काम है वो लगभग में एक जैसे ही हैं, जैसे विवाह की बात हम कर लें या अन्य इनके जो उत्सव हैं, इनके जो त्योहार हैं, इनके कुछ ऐसे नृत्य भी हैं जो एक जैसे हमें देखने को मिलते हैं। आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है, डिंडोरी में पाई जाती है क्या, यहाँ तो भी बैगा वाला क्षेत्र है, शिवपुरी में पाई जाती है क्या, हो सकता है, बालाघाट में पाई जाती है क्या, नहीं भैया बालाघाट में तो हम देख लें बैगा है और गौंड वगैरह है, छिंदवाड़ा में मुख्यतः भारिया पाई जाती है, तो कहां पे है, शिवपुरी, शिवपुरी वाले क्षेत्रों में हमें सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति का वैसे जो मुख्य स्थान है वो क्या है, वो गुना वाला क्षेत्र है, गुना का जो पूरा क्षेत्र है वो मुख्यतः सहरिया जनजाति से संबंधित है, फिर धीरे धीरे सहरिया जनजाति यहाँ से अपने अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से शिवपुरी में कौन है, तो शिवपुरी में मुख्यतः सहरिया जनजाति के व्यक्ति रहते हैं। पारंपरिक रूप से शब्द है शिकार, शिकार शब्द जब भी आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए पारधी जनजाति, ठीक है। तो क्या है, पारंपरिक रूप से शिकार के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वनजीव क्षेत्र में पाई जाती है, ये पारधी जनजाति, तो अब ये कहां पाई जाएगी, मालवा, चंबल, नर्मदा या सतपुड़ा। देखिए आज के समय में यदि हम पारधी जनजाति के व्यक्तियों को देखें तो अधिकतम भोपाल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, भोपाल वाले, पर इनका जो मूल स्थान है जहां से ये आए हुए हैं तो वो मुख्यतः क्या है, सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। जिले वाइज अगर आ जाता और उसमें अगर भोपाल होता तो हम फिर भोपाल को लगा देते, भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, विदिशा भी थोड़ा टच हो जाता है, तो यहाँ पर मुख्यतः पारधी जनजाति के व्यक्ति पाए जाते हैं, पारधी जनजाति के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजाति मुख्यतः निवास करती है, विंध्य, मालवा, सतपुड़ा या चंबल, तो भैया इसका क्या आंसर होगा, जनजाति है कोरकू। कोरकू कौन से नंबर की जनजाति है, तो जब हम शुरुआत में देखेंगे तो सबसे पहले आ गया भील, भील के बाद में आ जाते हैं हमारे कौन, गौंड, गौंड के बाद में आ जाते हैं कौन, कोल, कोल के बाद में आ जाते हैं कौन, कोरकू। चौथे नंबर की जनजाति है, पहले तो उसको याद कर लो। अब कह रहा है कि जनजाति प्रमुखता निवास करती है, ये लगभग में 7 लाख के आसपास है दोस्तों, है ना, तो ये कहाँ है, बिंद, मालवा, सतपुड़ा, चंबल, तो ये मुख्यतः सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये कहां पर है, तो बैतूल वाले क्षेत्र में है, कहां, बैतूल वाले क्षेत्र में, क्लियर है। चलिए आगे चलें, आगे का प्रश्न क्या कहता है,
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु कितने विकास अभिकरणों का गठन किया गया है? 11, 12, 13, 14। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है ना? ये क्या है, याद रखना, ये है विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास। विशेष पिछड़ी जनजाति, पूरी जनजातियों की बात नहीं चली, पूरी जनजातियों की अगर जोड़ेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे हम। 89 विकास है, कितने हैं? 89 विकास एवं कल्याण जो उनके संगठन है वो है। लेकिन ये खाली बात किसकी चल रही है? विशेष पिछड़ी जनजातियों की। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु, किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जाति के रूप में अनुसूचित किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही है? वनों पर निर्भर आजीविका, कृषि की पुरातन पद्धति, पुरातन का मतलब होता है पुरानी पद्धतियां, जैसे दाहिया कृषि हो गई, झूमिंग कृषि हो गई, है ना, ऐसी कृषि जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह खेती कर ली, खेती करने के बाद वो स्थान चलाया, अब वो उपजाऊ क्षमता उसकी उतनी है नहीं है, दूसरी जगह खेती करने लगे। तो ऐसी खेती मुख्यतः जनजातियों में पाई जाती है। या साक्षरता की कमी, तो ये 3 मापदंड है, या ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। किसी भी जाति को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यदि घोषित करना है किसकी अनुशंसा पर? राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो कुछ मापदंड होने चाहिए, तो उन्हीं मापदंडों से संबंधित ये प्रश्न था। तो ये सभी हैं, यदि ये फुलफिल हो जाते हैं तो हम उनको अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं। मतलब हम नहीं, राष्ट्रपति उनको अनुसूचित जनजाति घोषित कर देते हैं इसी आधार पर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां भिलाला जनजाति निवास करती है? मालवा, निमाड़, ए और बी दोनों, या फिर चंबल? तो क्या आंसर हो जाएगा? मालवा, निमाड़। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां भिलाला जनजाति निवास कर रही है? तो ए और बी दोनों है, मालवा में भी है, निमाड़ में भी। सबसे ज्यादा निमाड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थान से सुमेलित करिए। चलिए जोड़ी मिलाना है, मिला देते हैं। सबसे पहला मंडला, तो मंडला वाले क्षेत्र में कौन होंगे? तो ये यहाँ पर देख लो, कोरबा, भूड़िया, भील या बैगा। तो मंडला वाले क्षेत्र में होंगे कौन से? बैगा। फिर है झाबुआ, झाबुआ वाले क्षेत्र में कौन से हैं? भैया मालवा वाला क्षेत्र है, उज्जैन इंदौर संभाग। तो ये झाबुआ कौन सा हो गया? भील। झाबुआ में भील हो गए, तो 2 तो हो गए, अब बचे 2। तो बस्तर और रायगढ़, इनमें समस्या हो सकती है। तो बस्तर में मुख्यतः कौन से हैं? तो बस्तर में अगर देखा जाए तो कोरबा होंगे, और रायगढ़ में मुख्यतः कौन से होंगे? भूड़िया होंगे। क्लियर है? रायगढ़ में कौन से होंगे? भूड़िया, और बस्तर में कौन से होंगे? कोरबा। क्लियर? तो ये सुमेलित करने के लिए था। तो यदि 2 आपसे बन जाते हैं तो 2 भी आपसे बन ही जाएंगे। हो सकता है यदि 2 में आप नहीं बना पाओ तो ये कोरबा शब्द से याद रहेगा, तो आप बस्तर जरूर इसको लगाओगे। ठीक है ना? क्योंकि कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, वहीं पर जनजाति भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिम जनजाति, वैसे ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं दोस्तों, है ना, लेकिन फिर भी मेरिट के लिए ऐसे प्रश्न डाल भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न वो ऐसे भी देंगे ना जो किसी को नहीं आएंगे। अब 100 में से 100 सबके नंबर आ जाए तो फिर यार काय की पीएससी, है ना? तो 100 में से 100 तो आएंगे नहीं। चलिए, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिण के जिले, उत्तर पश्चिम के जिले, पूर्वी जिले, या उत्तर पूर्वी के जिले? क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण के जिले। बैतूल दक्षिण में है कि नहीं है? तो बैतूल वाला क्षेत्र है, अधिकतम कोरकू यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जो सतपुड़ा वाला नीचे वाला क्षेत्र है, तो क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण के जिले, ताप्ती नदी के किनारे पे। चलिए आगे चलें। आगे का प्रश्न है, घोटुल प्रथा क्या है? देखिए, संयुक्त आवास जिसमें लड़की लड़कियां एक साथ रहते हैं, जन्म से संबंधित है, रस्म सामूहिक नृत्य है, या इनमें से कोई नहीं? घोटुल प्रथा क्या है? तो देखिए, संयुक्त आवास जिसमें लड़की और लड़कियां एक साथ रहते हैं, ये दरअसल एक देखा जाए तो ये संयुक्त आवास में रहने की ये जो प्रथा है वो लगभग में अधिकतम जनजातियों में पाई जाती है, और सबके अपने अपने नाम है। ये घोटुल प्रथा मुख्यतः गोंडों में पाई जाती है और मुड़िया में पाई जाती है ना। तो यहाँ पर इस प्रथा के अनुसार विवाह से पूर्व भी लड़के और लड़कियां आपस में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक आवास में रह लिया करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रथा है वो अधिकतम जनजातियों में पाई जाती है। जैसे अभी और आगे प्रश्न आएंगे, उन पर हम और चर्चा करेंगे। जैसे रंग भंग है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त आवास में रहने की एक व्यवस्था है, रंग भंग। इसके अलावा एक है धूम कोरिया, तो ये भी है। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके से संयुक्त आवास जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं विवाह से पूर्व भी। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ पारंपरिक एक तरीके से एक कार्यक्रम है जो अलग ही तरीके के होते हैं। उनको हम देखते हैं, जब हम प्रत्येक जनजाति को पढ़ते हैं तो हमको फिर उसमें समझ में आता है। जैसे बहुत सारी जनजातियां हैं, वहां पर लड़कियां बारात लेके जा रही हैं, है ना, लड़कियों का महत्व इतना ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जहां पर लड़का ससुर के यहाँ पर जाएंगे और लगभग में 1 साल 2 साल 3 साल सेवा करेंगे, तब जाके उनको लड़की मिलती है। तो इस तरीके की भी प्रथाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है?
आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था भारत की, उराव, गोंड, भील या गारो। गारो जनजाति कहां पाई जाती है, ये आता है प्रश्न। तो ये जो गारो जनजाति है ये पाई जाती है मुख्यतः मेघालय में। कहां? मेघालय में। एक बात और, ये जो गारो जनजाति है यहाँ मातृसत्तात्मक समाज है। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि माता की सत्ता है। ऐसा जनजाति में हम देखते हैं गारो, खासी, जयंती, ये मेघालय की ट्राइब्स हैं और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज है। जैसा हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं ना, ठीक उसी तरीके का जो समाज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी माता की सत्ता भी, हम लोग किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है, पुरुष घर का मालिक है, यहाँ पर माताएं हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न जो है प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उराव, गोंड, भील। कौन सी हो जाएगी? भारत की गोंड हो जाएगी। मध्य प्रदेश की पूछता तो भील हो जाती कि नहीं हो जाती? चलिए दोस्तों, अब अपन एक काम करते हैं, मैप बना लेते हैं और मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, है ना, क्योंकि जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाने के बाद में आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, हल करी कराई, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया होगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम एक बार मैप बना लेते हैं, मैप के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, है ना। चलिए ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। अब इस मध्य प्रदेश में यदि हम ध्यान से देखें तो हम इसको बांट लेते हैं। एक ये वाला क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र है और एक ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये तो हो गया किसका? उत्तर वाला क्षेत्र, उत्तर। ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम। क्लियर? अब देखिए पश्चिम वाला क्षेत्र, अब कहां पर कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो जब हम पश्चिम वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहां पर मुख्यतः सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, लगभग 1/3 जनजाति हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? यहां पर जो जनजातियां हैं वो है भील, भिलाला और कोरकू, ठीक है। भील है, भिलाला है और कोरकू है। फिर यहां पे जब हम दक्षिण वाले पे आते हैं तो यहां पर कौन कौन सी हैं? तो यहां पर है मुख्यतः बैगा, भारिया और सबसे महत्वपूर्ण गोंड और कोरकू। अब आप कहेंगे सर कोरकू वहां भी है यहां भी है, बिल्कुल कोरकू यहां भी है यहां भी है, पर यहां पर कोरकू ज्यादा है, ठीक है। तो यहां वाले को अपन थोड़ा कम कर देते हैं और यहां वाले जो कोरकू है वो ज्यादा है। अब थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी क्षेत्र में यहां पर कौन से पाए जाते हैं? तो यहां पर मुख्यतः है कोल, फिर है परिका, फिर है उराव और फिर इसके बाद में है गोंड। अब देखिए गोंड यहां भी है और गोंड यहां भी है, तो गोंड तो लगभग में पूरे मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। पर यहां से जो नर्मदा नदी निकल रही है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी निकल रही है ये नर्मदा नदी है ना, इस नर्मदा नदी के संकेंद्रण पर इनका सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो गोंड है वो नर्मदा नदी के आसपास में ही रहा करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में है, पर हर कहीं पर इतने नहीं है कि वो गिनती में आ सके, तो हमें इसीलिए इसको मोटे मोटे तौर पर याद रखना पड़ता है। टोटल जो 21 जिले हैं ये वाले यहाँ के हो गए, पूर्व के, दक्षिण के और ये पश्चिम के। 21 जिलों में सर्वाधिक जो है वो जनसंख्या है जनजातियों की, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। एक आंकड़ा और आपको याद रखना है कि कहां पर कितने प्रतिशत हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में यानी पूर्व वाले क्षेत्र में 14% है। कितने? 14%। जब हम दक्षिण वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 23.28 है, 23.28% है। चलिए भैया ये भी हो गया। और जब हम यहाँ पर आते हैं पश्चिम वाले क्षेत्र में तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर कितने प्रतिशत है? यहाँ पर लगभग में 36% के आसपास में है ना, 36%। 36 में भी यदि देखा जाए तो 36.23। आप 36 याद रखें, मैं दशमलव वाले शब्दों को ज्यादा लिखता नहीं हूं, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया आपको 36.23, 23.28, तो यहाँ 14%। इतने हैं यहाँ पर।
सबसे पहले नंबर पे कौन सी है, मैं अभी आपको बता चुका हूं। सबसे पहले नंबर पे हमारे कौन, भील, फिर उसके बाद में कौन है, गोंड, फिर उसके बाद में कौन है, कोल, फिर उसके बाद में कौन है, कोरकू, कोरकू के बाद में फिर कौन आ जाता है, सहरिया, फिर उसके बाद में बैगा आ जाएंगे, फिर उसके बाद में भारिया आ जाएंगे, फिर उसके बाद में सौर आ जाएंगे। तो ये हमें लगभग में क्रम से याद होने चाहिए। शुरुआत के 2 से 3 की हमें जनसंख्या भी याद होनी चाहिए, लगभग वाली। जैसे जो कोल है वो पूरी जनसंख्या के 59 लाख के आसपास में है। और उसके बाद में जब हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो हम देखते हैं किनको, गोंडों को, जो प्रतिशत के मामले में कितने हैं, तो प्रतिशत के मामले में तो 33 निकल के आते हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में कितने हो जाते हैं, 50 लाख हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित शुरुआत के 3-4 तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि आ सकता है प्रश्न। और दूसरी बात, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो हमें उन प्रश्नों को तो हल करना ही है जो लगभग में सभी कर रहे हैं। पढ़ने वालों को यदि जो आता है वो हमको भी आना चाहिए, तभी हम सिलेक्शन के अंदर हैं। और यदि हमको वो चीज नहीं आती, क्योंकि वो तो उसको आ ही रही है, अधिकतम लोगों को आ रही है, तो वो ऊपर निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हमको याद ही होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी वो मुख्यतः किस पर होगी, तो वो मुख्यतः होगी संवैधानिक प्रावधानों पर। हमने इनके भौगोलिक विस्तार को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो मुख्यतः होगी किस पर, संवैधानिक जो अधिकार है उस पर। साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन जो इसके रह गए होंगे उनको भी हम उसमें देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।